हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे अर्थ प्लेनेट पे इंसान ही नहीं बल्कि और भी लोग रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, बर्ड्स हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारे प्लेनेट यानी कि अर्थ पर डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट वेराइटीज यानी अलग अलग तरीके के लोग। यहाँ पर आपने कुछ फोकस किया, यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज हैं यह सब लिविंग है और लिविंग को एक अलग तरीके के नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है बायो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अर्थ प्लेनेट पर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ, और जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है यह सब लोग आपस पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ह्यूमन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट पे है, प्लांट ह्यूमंस पे, ऐसे सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर जो हमारे प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यह रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी किसकी, एयर की, वाटर की, सॉइल की। एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसे ब्रीथिंग करते हैं, वाटर को हम पीते हैं और सॉइल क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अपनी टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। यहाँ पर फ्लोरा का मतलब है कि प्लांट्स और फौना का मतलब है एनिमल्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो अपनी इंडिया है यह वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि पूरे संसार में इकलौता सिर्फ भारत ही है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं। अभी तक ऐसा भी माना जाता है कि ट्वाइस और थ्राइस नंबर ऑफ स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुई है। तो इससे हमें और भी पता चलता है कि इंडिया बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिफाइड है। और जो इंसान है इतना लालची होता जा रहा है कि अपनी बेनिफिट्स के लिए या कुछ नेगेटिव फैक्टर्स को दर्शाता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काट देना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और भी बहुत चीज। इससे यह हो रहा है कि जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है यह डिक्लाइन यानी कि कम होती जा रही है। अब जब डिक्लाइन हो रही है तो इसको बचाने के लिए कोई तो तरीका होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो अपनी टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब है कि प्रोटेक्ट यानी कि बचाव करना। लेकिन फिर यही बात आती है कि यह जरूरी क्यों है कंजर्व करना। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना है और हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी बचाना है, जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल। अभी जस्ट मैंने कुछ मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया कि वाटर, एयर और सॉइल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे भी बचाना पड़ेगा, हमें इनको भी बचाना है जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग तरीके की वेराइटीज जो हैं, अगर हम इन लोगों को बचाते हैं तो हमें बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग ऑफ स्पीसीज मिल सकती है। यानी कि हमें अच्छी ग्रोथ के साथ ही और भी बहुत ज्यादा स्पीसीज हमें मिल सकती हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हम अभी भी डिपेंड हैं ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे यानी कि राइस, व्हीट एक्सेट्रा। और फिशरीज, इस पे भी हम डिपेंड हैं। हमारी जो फिशरीज हैं वो भी बहुत तरीके की, बहुत वेराइटीज में आती हैं, यानी कि एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिलती है। हमने अभी जाना कि इनको बचाना जरूरी क्यों है। अब ये जानते हैं कि हमारी जो सरकार है इसने कौन से स्टेप्स लिए इनको बचाने के लिए। तो आइए जानते हैं। यह जो गवर्नमेंट है इसने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया यानी कि लॉन्च किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जितनी बची हुई इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि पॉपुलेशन है उनको बचाना है। हंटिंग को बैन कर और कुछ लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं उनकी हैबिटेट्स को, यानी कि जो उनके रहने का स्थान है उन पे कुछ कानूनी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं जिससे कोई उनके हैबिटेट्स को ना छीने। साथ ही साथ जितने लोग जीव जंतु का व्यापार करते हैं हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए जो अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इसने इस्टेब्लिश किया मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को। साथ ही साथ जो अपनी सरकार है उसने कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एनिमल्स को बचाने के लिए, जैसे कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, एशियाटिक लायन को बचाने के लिए एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट चलाया गया। इसी प्रकार क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट के भी प्रोजेक्ट चलाए गए जिससे इन एनिमल्स को बचाया जा सके। आयला, इतना सब याद कैसे रखेंगे? चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि स्टूडेंट को सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ही पढ़ाया जाए। तो चलिए पढ़ते हैं।
1973 में लोगों को रियलाइज होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है यह 55,000 से घटकर 1827 आ गई है। और जब सभी लोगों को रियलाइज होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है घटती हुई जा रही है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया जाता है 1973 में ही, जिससे टाइगर को बचाया जा सके। यह सब तो ठीक है, लेकिन टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये 55,000 से घटकर 1827 कैसे हुई, तो आइए जानते हैं। इसकी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। हंटिंग की वजह से, पोचिंग फॉर ट्रेड यानी कि उनका शिकार कर कर व्यापार करना, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, कुछ ऐसे भी लोग थे जो टाइगर की स्किन यानी कि उनकी खाल का व्यापार किया करते थे। उनकी बोन्स को मेडिसिन में यूज किया जाता था। स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं उसने रिड्यूस किया है बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन को। अपना जो भारत और नेपाल है उसने प्रोवाइड किया है हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि जीवित रहने के लिए 2/3 एरिया अपना दिया है टाइगर को जिंदा रहने के लिए। और कुछ इंडिया में इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को भी बनाया गया है, जैसे कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। साथ ही साथ जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही है। सुंदरबन नेशनल पार्क यह वेस्ट बंगाल में है। मानस टाइगर रिजर्व यह आसाम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। और यहाँ पे एक बात को नोट करिएगा कि 1960s एंड 1970s में डिमांड की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। इसके बाद और भी फोकस किया गया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर और भी प्रोग्राम्स को रन कराया गया जिसमें प्रोटेक्ट किया गया इंसेक्ट, प्लांट और भी बहुत चीज़ों को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही 1980 एंड 1986 में ही सेवरल हंड्रेड यानी कि सैकड़ों बटरफ्लाईज, मोथ्स, बिटलेस और एक ड्रैगन फ्लाई को ऐड किया गया। और फोकस करने के बाद 1991 में यह फर्स्ट टाइम था जहां पर प्लांट को एक प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया। इसकी शुरुआत हुई 6 स्पीसीज के साथ। अपनी अगली टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नंबर 1, रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर आधा से ज्यादा जो जंगल का इलाका है उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाता है। यह रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है। नंबर 2, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पर जो पूरे जंगल का 1/3 एरिया है उसको डिक्लेयर किया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और यह किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यह बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में है। नंबर 3, परमानेंट फॉरेस्ट। यहाँ पर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं, और इसको मैनेज किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और यह प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। नंबर 4, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यहाँ पर कोई फॉरेस्ट या फिर वेस्टलैंड जो दोनों को ही बिलोंग करता हो, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी कम्युनिटी का, तो यह अनक्लास्ड फॉरेस्ट के लिस्ट में आता है। और यह मेनली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द गुजरात में ही पाया जाता है। यहाँ पर भी एक बात को नोट करिएगा, जो अपना भारत है यह जंगलों को मैनेज करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से। अपनी अगली टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। यह जो कंजर्वेशन प्रैक्टिस थी यह न्यू नहीं थी इंडिया में। नंबर 1, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह जो रिजर्व है यह राजस्थान में है, और यहाँ के जो विलेजर्स थे यह माइनिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट थे, यानी कि माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए रोक लगाते थे। यहाँ के जो विलेजर्स थे यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मदद से इसको रोकने में सफल रहे। नंबर 2, भैरोदेव, डाकौ, सोनचुरी, जो 5 विलेज थी अलवार डिस्ट्रिक्ट में, इसको डिक्लेयर किया गया 1200 हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ भैरोदेव, डाकौ, सोनचुरी। यहाँ पर विलेजर्स के पास अपनी खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। यहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं था। नंबर 3, चिपको मूवमेंट। यहाँ के जो लोग थे यह पेड़ों को गले लगा लिया करते थे ताकि पेड़ों को कटने से बचा सके। यहाँ के लोग इनके विरोध यानी कि उनके अगेंस्ट थे जो ट्रीज को काटते थे पैसे कमाने के लिए, यानी कि कमर्शियल यूजेस के लिए। और इसको स्टार्टेड किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इन 1973 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अब यह उत्तराखंड में है। हमने
चिपको मूवमेंट से क्या सीखा? हमने यह सीखा लोगों का साथ यानी कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थी यह हेल्प की है प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ कट रहे थे उनको बचाने में बहुत ज्यादा मदद की है। सभी के साथ मिलकर उन लोगों ने अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया है, यानी कि अफॉरेस्टेशन का मतलब कि ढेर ज्यादा ट्रीज लगाना। नंबर 4, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्य। इसको स्टार्टेड किया गया था टेहरी उत्तराखंड में। यह प्रमोट करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देती थी। यह मूवमेंट पूरी तरीके से अगेंस्ट थी जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते थे, जैसे कि यह उनके अगेंस्ट थी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए। अपनी लास्ट टॉपिक है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। 1988 में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यह लोकल पीपल के साथ मिलकर रिस्टोर करे जो फॉरेस्ट एरिया डिग्रेडेड हुए हैं, यानी कि खत्म हुए हैं। और जो यहाँ की विलेज कम्युनिटी है यह लोग मान जाते हैं मैनेज और रिस्टोर करने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया डिग्रेडेड हुआ है इसको रिस्टोर करने के लिए। यह सब तो ठीक है, लेकिन विलेजर को इससे फायदा क्या होता है? उनको मिलता है नॉन टिम्बर प्रोड्यूस और इनको टिम्बर भी दिया जाता है। अगर उन्होंने सक्सेसफुली प्रोटेक्शन कर लिया है तो यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उनको टिम्बर भी दिया जाता है। यह पूरी तरीके से लास्ट टॉपिक है जो कि केस बेस में पूछा जाता है। मैं मतलब बता देता हूँ इसका। सेक्रेट ग्रुप, यानी सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और सेक्रेट ग्रुप को जंगल का देवी देवता माना जाता है। बाकी इससे क्वेश्चन आपके केस बेस बनते हैं तो आप इसको रीड आउट करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। हाँ तो चलिए ऐसी नई वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।